बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन और हमारा आज का टॉपिक है ऑनरशिप ऑफ प्रोक्योरमेंट। दोस्तों, ऑनरशिप ऑफ प्रोक्योरमेंट से मुराद है कि प्रोक्योर होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की अथॉरिटी किसके पास है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोक्योर होने वाली चीज़ों के लिए। नॉर्मली समझा जाता है कि प्रोक्योरमेंट इंचार्ज जो कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को हेड कर रहा होता है वो प्रोक्योर होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अथॉरिटी होता है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम प्रोक्योर होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। लेकिन ये बात किसी हद तक दुरुस्त है और किसी हद तक दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, इससे पहले कि हम फर्दर इस पे कुछ डिस्कशन करें, मैं आपको बताता चलूं कि हायरार्की दो टाइप की होती है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की हायरार्की को अगर देखें या ओवरऑल आप और किसी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को वाइडर सेंस में देखें तो पता चलता है कि दो टाइप की हायरार्की होती है। नंबर एक टॉल हायरार्की, नंबर दो फ्लैट हायरार्की। इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हायरार्की भी कह सकते हैं। यानी टॉल हायरार्की वो जिसमें के नीचे से ऊपर प्रमोट हो रहे होते हैं लोग, और फ्लैट हायरार्की वो जिसमें लेफ़्ट टू राइट लोग एक ही डेजिग्नेशन पर बैठे होते हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली टॉल हायरार्की एग्जिस्ट कर रही है, यानी मोस्टली कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में टॉल हायरार्की एप्लीकेबल होती है जिसमें नीचे से ऊपर तक लोग प्रमोट हो रहे होते हैं। लेकिन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जिनमें के फ्लैट हायरार्की भी पाई जाती है। दोस्तों, ऑनरशिप ऑफ प्रोक्योरमेंट को अगर हम देखें तो ऑनरशिप जो है, ऑनरशिप बेस कर रही होती है डिसीजन पर, और डिसीजन बेस कर रहा होता है हायरार्की पर। तो अगर हम हायरार्की को देखते हैं तो हायरार्की दो टाइप की होती है। नंबर एक फ्लैट हायरार्की और नंबर दो टॉल हायरार्की। दोस्तों, फ्लैट हायरार्की में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, HOD, और इसके नीचे एग्जीक्यूटर होंगे 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन जो भी रिक्वायर्ड है। और जब हम टॉल हायरार्की को देखते हैं तो टॉल हायरार्की में टॉल हायरार्की में दो किस्म के डिसीजन मेकिंग हायरार्की होती हैं। नंबर एक सेठ कल्चर और नंबर दो मल्टीनेशनल कल्चर। दोस्तों, सेठ कल्चर ट्रेडिशनल कल्चर है जिसमें कि नॉन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर होते हैं, वन मैन डिसीजन होता है और कुछ भी किसी टाइम भी चेंज हो सकता है। जबकि मल्टीनेशनल कल्चर जो है वो डिसिप्लिन होता है और प्रोसीजरल होता है और डॉक्यूमेंटेड होता है। और अगर हम यहाँ पे डिसीजन अथॉरिटी देखें तो सेठ कल्चर में एक डिपार्टमेंटल हेड होगा। तो सेठ कल्चर में एक HOD होगा और HOD के नीचे कुछ लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, और यहाँ पे सारा के सारा डिसीजन HOD कर रहा होगा। तो दोस्तों, सेठ कल्चर में HOD होगा, HOD के नीचे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे डिसीजन ऑलमोस्ट सेठ का होता है, या सेठ के बाद कुछ डिसीजन में इंडिपेंडेंसी अगर हो सकती है तो वो HOD की होती है, और ये सारे जो लोग काम कर रहे होते हैं ये जो डिपार्टमेंटल हेड है उस पर बेस कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी साइड में जो टॉल हायरार्की में जो डिसीजन मेकिंग जो मल्टीनेशनल कल्चर में होती है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, GM होगा, डिप्टी GM होगा, मैनेजर होगा, फिर डिप्टी मैनेजर होगा, ऐसे AM होगा और एग्जीक्यूटिव होगा। और डिसीजन जो है वो ऑलमोस्ट जो डिपार्टमेंटल हेड है वो करेगा या फिर कमेटी करेगी। इसके डिसीजन के मतलब हम आपको आगे डिटेल में फिर बताते हैं। लेकिन अभी आप ये समझ लें कि ऑनरशिप ऑफ प्रोक्योरमेंट के लिए जो बेसिक थ्योरी है
वो ये है कि ऑनरशिप डिसीजन पे बेस कर रही थी और डिसीजन हायरार्की पे बेस कर रहा था। हायरार्की जो है दो टाइप की होती है, एक फ्लैट हायरार्की है, एक टॉल हायरार्की है। फ्लैट हायरार्की में एक एचओडी और कुछ एग्जीक्यूटर होते हैं। टॉल हायरार्की में फर्दर जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल चल रहा है, जो कल्चर चल रहा है, तो टॉल हायरार्की में सेठ कल्चर है, मल्टीनेशनल कल्चर है, और इन दोनों को कल्चर को हम आगे आपको फर्दर डिफ़ाइन करते हैं। चूँकि ज़्यादातर टॉल हायरार्की एग्जिस्ट कर रही है तो पहले हम टॉल हायरार्की को डिस्कस कर लेते हैं कि टॉल हायरार्की में नीचे से ऊपर तक डेजिग्नेशन प्रमोट हो रहे होते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर असिस्टेंट मैनेजर, और असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर डिप्टी मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, और मे भी फिर डायरेक्टर, और ऐसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइप के डेजिग्नेशन चल रहे होते हैं। तो दोस्तों इसमें डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे कि अगर किसी एग्जीक्यूटिव को कोई डिसीजन लेना है तो वो एएम से पूछेगा, एएम डीएम से पूछेगा, फिर मैनेजर, और फिर जब तक वो जीएम या डायरेक्टर लेवल पे बात आएगी तो उस वक्त काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है, और जब वो फाइनली डिसीजन एग्जीक्यूटिव को कन्वे किया जाता है तो उसमें कई दिन गुजर चुके होते हैं। लेकिन टॉल हायरार्की का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें अगर एक बंदा किसी भी जगह से क्विट करता है, जैसे कि अगर डिपार्टमेंटल हेड क्विट करता है या दरमियान में नीचे से कोई भी बंदा क्विट करता है, तो उसके नीचे एक बंदा रेडी अवेलेबल होता है जो कि प्रमोट होकर उसकी सीट पर काम शुरू कर देता है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र नहीं करना पड़ता, उनको उस प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ता कि अगर कोई बंदा जा रहा है तो उसकी जगह पे कौन बंदा काम करेगा, या नया बंदा रखने की जो हैसल है वो उससे बच जाते हैं। दोस्तों यही टॉल हायरार्की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी पाई जाती है। जैसे कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देखें तो वहाँ पर सेक्रेटरी के नीचे डिप्टी सेक्रेटरी, फिर उस हायरार्की में जितने भी नीचे ऑफिसर तक लोग अवेलेबल होते हैं, और जब भी कोई बंदा क्विट करता है तो उसके या उसकी सर्विसेज पूरी हो जाती हैं तो नीचे जो डिप्टी सेक्रेटरी होता है वो सेक्रेटरी की पोजीशन पर प्रमोट हो जाता है। नंबर 2 है फ्लैट हायरार्की। दोस्तों फ्लैट हायरार्की पाकिस्तान में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है। फ्लैट हायरार्की में एक हाईली पेड डिपार्टमेंटल हेड होता है और उसके नीचे कुछ एग्जीक्यूटर होते हैं। इस तरह की हायरार्की यूनिवर्सिटीज़ में देखने में आती है, बैंकों में आती है, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में भी एग्जिस्ट कर रही हो। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल हेड होगा वो हाईली पेड होगा और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी रिज़ल्ट लेना है वो डिपार्टमेंटल हेड से पूछेगी, और डिपार्टमेंटल हेड के नीचे कुछ एग्जीक्यूटर होंगे जो काम को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। वो में भी 2, 4, 10 जो भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो एक ही लेवल के होंगे, यानी बल्कि उसमें से भी हाफ इंटर्न बेसिस पर होते हैं और हाफ जो है वो एक ही लेवल के, जैसे कि सारे एग्जीक्यूटर जो एग्जेक्टिव लेवल के होंगे और कुछ इंटर्नशिप पर होंगे। तो अगर आपको 10 की रिक्वायरमेंट है तो 5-6 इंटर्न होंगे और 4 से 5 लोग जो हैं वो आपके एग्जेक्टिव लेवल के होंगे, और वो हमेशा एग्जेक्टिव लेवल के ही रहेंगे, वो उनकी प्रमोशन नहीं होगी। और डिपार्टमेंटल हेड उनको गाइड करेगा, ट्रेन करेगा और उनसे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट लेने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आप वो हायरार्की में जो लोगों को हाईली पे कर रहे होते हैं, जैसे कि जीएम, फिर डिप्टी जीएम, फिर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, तो एक लंबी सैलरी की जो लिस्ट होती है आप उससे बच जाते हैं। तो आप एक ही बंदे को पे कर रहे होते हैं और वो जो हाईली पेड बंदा होगा वो अपनी जॉब को क्विट करने से भी डर रहा होता है, क्योंकि उसको एहसास होता है कि वो जो पेमेंट जो मंथली उसकी सैलरी है वो दोबारा उसको किसी और जगह से नहीं मिल सकती, या वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपनी जॉब को क्विट करने का नहीं सोचता। तो इस तरह से कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हायरार्की के, टॉल हायरार्की के हैं और कुछ फ्लैट हायरार्की के हैं। लेकिन फ्लैट हायरार्की कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर हायरार्की का सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये कम अवेलेबल है। फ्लैट हायरार्की की एक और एग्जांपल आउटसोर्सिंग सिस्टम है। जो आउटसोर्स कंपनीज हैं वहाँ पे एक ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा जो हाईली क्वालिफाइड और हाईली ट्रेंड आदमी होगा, और उसके नीचे एग्जीक्यूटर होंगे। जैसे कि आउटसोर्स कंपनियों में 200, 400, 1000 लोग बैठे होते हैं और वो सारे एक ही डेजिग्नेशन के होते हैं। उनको आप टेलर कह लें, एग्जीक्यूटर कह लें, ऑफिसर्स कह लें, एग्जेक्टिव कह लें, और उन सब की सैलरी भी एक ही टाइप की होती है। तो दोस्तों आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टॉल हायरार्की हो या फ्लैट हायरार्की हो, दोनों सिस्टम में जो फाइनली डिसीजन करता है वो डिपार्टमेंटल हेड करता है। फ्लैट हायरार्की में तो 100% फाइनल डिसीजन जो भी अथॉरिटी है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास है और एग्जीक्यूटिव ने उसको फॉलो करना है। लेकिन जो टॉल हायरार्की है उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिसीजन कर सकता है, लेकिन वो अपने डिसीजन को डेलीगेट भी कर
कर सकता है। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है प्रोक्योरमेंट में, उसमें आप बेहतर होता है कि आप कुछ काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर लें अपने जूनियर स्टाफ के साथ। जैसे कि अगर आप जीएम के नीचे डिप्टी जीएम, मैनेजर और फिर डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर लोग बैठे हैं, तो आप जो प्रोक्योर होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी कुछ डिवीजन कर लें और कुछ अथॉरिटी नीचे वाले स्टाफ को दे दें। जैसे कि अगर आप असिस्टेंट मैनेजर को 10,000 तक की परचेजेस लिए अथोराइज़ कर देते हैं, तो उसको जीएम से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो 10,000 तक की परचेजेस को खुद ही इनिशिएट कर सकता है, उसका डिसीजन ले सकता है और उसका ऑर्डर साइन कर सकता है। इसी तरह से आप डिप्टी मैनेजर, मैनेजर और डिप्टी जीएम जो भी लोग अवेलेबल हैं आपके नीचे हायरार्की में, उनको अमाउंट वाइज कुछ अथॉरिटी दे सकते हैं, जैसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ताकि आप अगर अवेलेबल ना हो, ऑफिस में छुट्टी पर हो या आप पर ज़्यादा बर्डन ना आए, तो आप कुछ अमाउंट तक की अथॉरिटी अपने जूनियर स्टाफ को डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं, इसी तरह आप अमाउंट वाइज परचेज ऑर्डर इशू करने की अथॉरिटी भी उनको दे सकते हैं। तो इस सूरत में प्रोक्योर होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की होगी, लेकिन एक फाइनली आपके काउंटर सिग्नेचर अगर आप चाहें तो उस पर रख सकते हैं, ताकि आप भी उस परचेज ऑर्डर को देख लें। और अगर आप चाहें कि आप वो लोग इंडिपेंडेंट कर लें, ये भी एक बेहतर प्रैक्टिस है। दोस्तों, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में मालिक जो है वो ऑनर खुद लुक आफ्टर कर रहा होता है, तमाम एक्टिविटीज़ को, तमाम मैनेजर के वर्क को खुद देख रहा होता है, जिसको कि नॉर्मली सेठ सिस्टम भी कहते हैं कि सेठ खुद बैठा होता है और हर चीज़ को देख रहा होता है। लेकिन कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या समटाइम छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी, जिनका कल्चर ये होता है कि वो आगे बढ़ना चाह रही होती हैं या ग्रो करके किसी बड़ी स्टेज पे जाना चाहती है, तो वहाँ पे भी इस तरह का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है कि ऑनरशिप दे दी जाती है, लोगों को डेलीगेट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे अगर सेठ बैठा भी है तो वो भी उसकी कोशिश होती है कि ये लोग खुद काम करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें। तो वो सिस्टम जहाँ पे सेठ खुद बैठा होता है, उसमें फाइनली डिसीजन प्रोक्योरमेंट हेड को ही करना पड़ता है, और अगर उसको ज़रूरत हो तो वो अपने ऑनर से उसको डिस्कस कर सकता है। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे सेठ की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, वहाँ पे आप एक प्रोक्योरमेंट की कमेटी भी बना सकते हैं, और बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की प्रोक्योरमेंट कमेटी होती है, जहाँ पे प्रोक्योरमेंट हेड को फाइनली अथॉरिटी से कुछ उसको सेविंग साइड मिल जाती है। क्योंकि जो बड़ी अमाउंट की बाइंग होती है, जैसे प्रोजेक्ट बेस बाइंग होती है, प्लांट मशीनरी की बाइंग होती है, या एक अमाउंट फिक्स कर ली जाती है, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन से ऊपर की जो बाइंग है वो आप परचेज कमेटी के, प्रोक्योरमेंट कमेटी जो ऑर्गेनाइजेशन ने नॉमिनेट की हो उसके सपुर्द कर देते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे प्रोक्योरमेंट हेड अपनी जिम्मेदारियों को निचले स्टाफ पे शिफ्ट करता है कि आप इतनी अमाउंट तक के लिए ऑथोराइज हैं, इसी तरह से प्रोक्योरमेंट हेड भी अपनी बड़ी अमाउंट वाली बाइंग के लिए अपनी जिम्मेदारी को शेयर कर सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोगों की एक कमेटी बना दे जो बड़ी अमाउंट की बाइंग है, जैसे कि 1 मिलियन से ऊपर की बाइंग या कुछ जो भी अमाउंट डिसाइड की जाती है, उसके लिए एक कमेटी डिसाइड करे, जिसमें फाइनेंस के लोग हो सकते हैं, जिसमें प्रोडक्शन या इंजीनियरिंग के लोग हो सकते हैं, एंड यूज़र हो सकता है, और प्रोक्योरमेंट हेड भी हो सकता है। तो इस तरह से जो डिसीजन होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, और उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड हो जाती है, तो एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ सेविंग साइड भी होती है प्रोक्योरमेंट हेड के पास कि वो अपने डिसीजन को कमेटी के सपुर्द कर दे, ताकि एक जॉइंटली और बेहतर कोलैबोरेटिव डिसीजन हो सके। तो दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑनरशिप है प्रोक्योरमेंट की, वो 2 तरह की हो सकती है कि या तो तमाम के तमाम डिसीजन प्रोक्योरमेंट हेड खुद करे, लेकिन इस तरह के जिस ऑर्गेनाइजेशन में तमाम डिसीजन प्रोक्योरमेंट हेड कर रहा होता है, वहाँ देखा ये गया है कि नॉर्मली जो प्रोक्योरमेंट हेड होता है वो कम क्वालिफिकेशन का बंदा होता है या नॉन क्वालिफाइड होता है, और वो पुराना चलता आ रहा होता है। जैसे कि ऑनर समझता है कि ये मेरा काबिल एतमाद बंदा है, ये मेरा लॉयल है और ट्रस्टेड है, तो मालिक ऐसे बंदे को डिपार्टमेंटल हेड बना देता है जो उसका लॉयल और ऑनेस्ट, जिसको वो समझता है, और वो बंदा फिर इंडिपेंडेंट डिसीजन कर रहा होता है, वो टोटल डिसीजन खुद कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन कि प्रोक्योरमेंट की ऑनरशिप किसके पास होती है, यानी कौन अथॉरिटी होता है प्रोक्योरमेंट की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करने के लिए। उम्मीद है आप इस इन्फॉर्मेशन को अपनी डे टू डे जॉब के दौरान या अपने इंटरव्यू में पूछे गए किसी क्वेश्चन के लिए मुफीद समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।